पाठ का नाम है वाहरे हमदर्द और जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ लोग या कुछ अतिथि या मेहमान कोई होंगे तो वो बीमार हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हाँ उन्हें देखने जाना आवश्यक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अस्पताल में अगर वो है तो उन्हें देखने जाते हैं, हमदर्दी जताते हैं। पर कई बार तो ऐसा होता है कि हमें उनकी चिंता होती है, ठीक है, पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं देखने जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनकी एक औपचारिकता होती है, उन्हें दिखाना होता है कि हाँ हम आए थे आपको देखने के लिए, यह बताना होता है। और यही इस पाठ में, वाहरे हमदर्द पाठ में घनश्याम अग्रवाल जी ने बताने की कोशिश की है कि लेखक के साथ कुछ दुर्घटना होती है और दुर्घटना के कारण वह अस्पताल में होते हैं और अस्पताल में कुछ लोग उनको देखने के लिए, औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं। हाँ उनकी चिंता होती है, सही है, पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मरीज को तकलीफ होती है उसकी, है ना। कई बार लोग दिखाते हैं अरे हाँ हम आपको देखने के लिए आए, परंतु वह देखने से ज्यादा तो तकलीफ देने का काम करते हैं। और यही बताने की कोशिश लेखक ने इस पाठ में की है। यह पाठ एक हास्य व्यंग निबंध है। हास्य व्यंग यानी क्या? हास्य यानी हंसी और व्यंग यानी जो बात हमें अच्छी नहीं लगती उस बात पर टीका करना या उसके बारे में बतलाना। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अगर सामने से ऐसे बता देते हैं कि अरे ये जो आपने किया वह अच्छा नहीं है, बुरा था, तो लोग बुरा मान जाते हैं। परंतु यही बात जब कही जाती है ऐसे थोड़े से आनंद के साथ या थोड़े से मुस्कुराते हुए तो उसे व्यंग कहा जाता है। जैसे देखिए कई बार आपके बारे में भी होता है कि आपका हस्ताक्षर, आपको पता है कि आपका हस्ताक्षर बुरा है, शिक्षक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आपका हस्ताक्षर बुरा है। पर अगर कोई शिक्षक कह देता है कि अरे कितना गंदा हस्ताक्षर है तो आपको बहुत बुरा लगता है, अरे ये क्या, ऐसे क्यों कह दिया, और फिर थोड़ा सा अपमानित लगता है आपको। पर वही कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक आपसे कहते हैं कि अरे कितना सुंदर हस्ताक्षर है, ये तो सबको बताना चाहिए, ऐसे ही सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। तो फिर आपको लगता है कि अरे हाँ यह हस्ताक्षर अच्छा नहीं है और शायद इसी कारण मुझे कहा गया है कि यह सुंदर नहीं है, तो मुझे इसमें सुधार करना है ना। तो इसे कहते हैं हम व्यंग। तो यहाँ पर लेखक पर जो दुर्घटना घटी उस दुर्घटना का लेखक ने हंसी के माध्यम से यानी हास्य के माध्यम से उस घटना को दिखाया है और उसके जरिए बताना चाहा है कि जो दुर्घटना घटती है जिसके साथ जब वह मरीज अस्पताल में है तो फिर उसे देखने के लिए आना चाहिए, परंतु उससे उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम अब पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कठिन शब्द तो होंगे ही और आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपको एक पेंसिल लेनी है, आपका पाठ्य पुस्तक सामने रखना है और जो कठिन शब्द आपको दिखाई देते हैं उस कठिन शब्द को रेखांकित करके उसके ऊपर उसके अर्थ जो आपको बताए जाएंगे वह लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ है वाहरे हमदर्द और लेखक है इसके घनश्याम अग्रवाल। ठीक है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। अब पूंजीवादी और समाजवादी यह दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे पूंजीवादी में जो मालिक होता है उसका नफा या उसका फायदा ज्यादा देखा जाता है और समाजवादी है, समाजवादी में सारी जो संपत्ति होती है वह समाज की यानी सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था हुई। और उस पर भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार
जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी लेखक का कहना है, अब देखिए हास्य व्यंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो अर्थव्यवस्थाओं में जिसमें मालिक का फायदा ज्यादा और गरीब गरीब रहते हैं, और समाजवाद जिसमें सभी एक तरह के माने जाते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर साइकिल किसका द्योतक है, तो समाजवाद का, और कार पूंजीवाद। तो लेखक का कहना है पता नहीं किसे गुस्सा आया, दोनों विरोधियों की तरह एक दूसरे में पर जा भिड़े, यानी एक दूसरे में झगड़ा हुआ। इसका ही अर्थ है कि दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद अब भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी अभी यहाँ देखिए टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, ये अर्थ इसका होता है। पर यहाँ क्या हुआ है, तो सचमुच लेखक की टांग उस दुर्घटना में टूट गई, और फलस्वरूप यानी परिणाम के रूप में इसमें इस दुर्घटना के बाद इंसानियत यानी मानवता है, यह दिखाने के लिए कुछ लोग वहां पर दौड़ आए। अभी यहाँ लेखक का कहना क्या है कि आजकल कुछ भी हो परंतु लोग वहां पर जाते भी नहीं है। हम देखते हैं कई बार खबरों में सुनते हैं कि कहीं पर दुर्घटना हुई परंतु लोग मदद के लिए ना आते हुए वीडियो निकालने में लग गए, और यही बताने की कोशिश यहाँ पर भी लेखक कर रहे हैं कि लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि अभी तक मानवता है, और इसलिए वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए या उनकी मदद करने के लिए दौड़ कर आए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द यानी आसपास, और परिचित अपरिचित, परिचित यानी पहचान वाले, और अपरिचित यानी जिन्हें वे नहीं जानते, ऐसे लोग वहां पर खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने करहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। प्राइवेट जिसे आप स्पेशल वार्ड कहते हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है कि मेरी होश आने तक वह इसीलिए रुका था। देखिए उन्हें बताना चाहते थे शायद कि अरे क्या हुआ था, और शायद इसीलिए वह व्यक्ति वहां रुका हुआ था, ऐसे लेखक का कहना है। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी जिसमें फ्रैक्चर लगा हुआ था वह एक टांग लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब टांग का टूटना यानी पैर टूटना, परंतु लेखक का कहना है कि टांग टूटने के कारण वे सार्वजनिक अस्पताल में आए, और इसलिए इस मुहावरे का अर्थ उनके लिए बदल गया है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल, आप तो आजकल अस्पतालों के बारे में ज्यादा ही जानते होंगे आप, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं म्युनिसिपल हॉस्पिटल में गए, है ना, यानी सार्वजनिक अस्पताल। वहां का थोड़ा सा वातावरण अलग था, और शायद यही डर लेखक के मन में था, और इसीलिए उन्होंने यह बात कही है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। यानी लेखक को अस्पताल का डर था, और उनका कहना है कि सार्वजनिक अस्पताल का हालात ऐसे होता है मानो आत्मा से परमात्मा का मिलन यानी मृत्यु होने की समय आ गई, और इसलिए वह ज्यादा भयभीत हुए थे।
टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी यानी सहानुभूति दिखाने आते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। अब देखिए, अस्पताल में मरीज है, इसका अर्थ क्या है? तो उसे आराम की आवश्यकता है, परंतु लोग उन्हें देखने के लिए इतने आते हैं कि उसे आराम करना मुश्किल हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अब लेखक ने यहाँ पर सार्वजनिक वार्ड और प्राइवेट वार्ड के बारे में बताया, इसका अंतर स्पष्ट किया है। प्राइवेट वार्ड में क्या होता है? तो मरीजों की संख्या निर्धारित की जाती है, यानी इतने ही मरीज होंगे, परंतु सार्वजनिक वार्ड में, जनरल वार्ड में ऐसा नहीं होता। और जनरल वार्ड के लिए कुछ नियम होते हैं कि समझो 4 से 6 बजे तक ही आकर मरीजों को मिलना है, परंतु प्राइवेट वार्ड का ऐसा नहीं होता। जब भी आओ, जितनी देर चाहो रहो वहां पर और फिर चले जाओ। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, यानी उन्हें लगा अब और भी संकट मुझ पर आ गए, क्योंकि अब लोग आएंगे और मिलेंगे भी, हमदर्दी भी जताएंगे और कुछ लोग तो बदला भी लेंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी कुछ लोग तो हमदर्दी दिखाने आए, पर क्यों आए? तो शायद लेखक भी कभी उन्हें हमदर्दी जताने के लिए गए थे और वे लोग आए और बताना चाहते हैं कि देख, सबका वक्त आता है, आज मेरी बारी है तो शायद कल तुम्हारी बारी होगी। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ा बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी सिर्फ जो दिखाना चाहते हैं कि हम आए थे, क्योंकि उन्हें आपके दर्द से, दुख से कोई लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ चाहते हैं कि मैं गया था, यह लोगों के समझ में आए। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। सूरत यानी मुख या चेहरा। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, यानी मैं सोऊंगा और कोई भी आए तो मैं नहीं जागूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? देखिए, यानी अगर नहीं जागते तो भी लोगों को ऐसा होता है कि मैं आया, कैसे पता चले, और इसलिए यही बड़े बाबू ने किया कि उन्हें जगाने की कोशिश की और देखा कि जब वे नहीं जाग रहे हैं तो उनकी टूटी टांग को दबाया ताकि वह जागे, और फिर पूछते हैं कहिए टांग कैसी है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी जिसे जैसे वक्त मिलता है वैसे आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी।
आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यानी जब सोनाबाई आई तो उन्होंने बच्चों को इस तरह से दिखाया जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, जू, यानी वहां जहाँ पर बहुत से प्राणी रहते हैं और अपने जो माता पिता होते हैं वो दिखाते हैं बच्चों को, देखो ये बंदर, ये हाथी। वैसे ही उन्होंने दिखाया कि ये देखो चाचा जी। और उनका कहने का अंदाज ऐसा था जैसे वे कोई प्राणी है और बता रहे हैं कि ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। शीशी यानी बोतल। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखिए, आए थे उन्हें देखने पर उन्हें तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा यानी गुस्से से देखा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इससे 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर से काम गया। यानी देखिए, लड़की की जो गलती थी वह छुपाने के लिए सोनाबाई कह रही है कि ठीक है, दवा गिरना अच्छी बात है, दवा गिरी यानी बीमारी गई और इसलिए पेड़े खिलाओ। और वह उसके बाद और 2 घंटे के बाद गई और जाते हुए बतलाया उसने कि मैं फिर आऊंगी। और जब लेखक ने उसके बारे में सोचा तो वह भीतर तक कांप गए यानी डर गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा यानी उल्टा गिरकर रोने लगा। हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? लेखक की समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला व्यक्ति इतने जोर जोर से क्यों रो रहा था। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई यानी जब मुझे देखा तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना कहकर वह चला गया। यानी देखिए, देखने किसे आए थे? गुप्ता जी को, और आ गए लेखक के कमरे में और लेखक को बिना देखे उनके छाती पर सिर रखकर रोए। और जब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ तो फिर वहां से चल दिए। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब यहाँ पर पत्नी को भी पता नहीं था ये कौन है, पर उनका ऐसा रोना देखकर उसे लगा शायद कोई करीबी मित्र होगा या रिश्तेदार होगा, और उसने उनके टैक्सी के पैसे दे दिए। और यह देखकर लेखक को ज्यादा गुस्सा आ गया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लबकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी यानी बिना मतलब की।
मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, क्योंकि लेखक को उनकी कविताएं सुनना अच्छा नहीं लगता। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अब सचमुच पिलाना नहीं तो सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे, यह यहाँ पर लेखक का कहना है। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने, क्योंकि अब वे जानते थे कि अरे यहाँ से तो लेखक कहीं भागकर जा नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने क्या किया, कविता सुनानी शुरू कर दी। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। विदा करना यानी भेज देना। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी लेखक की प्रार्थना है कि हे ईश्वर, अगर टांग भी तोड़नी है तो तोड़, परंतु ऐसे जगह ले जाकर तोड़ जहां पर कोई मुझे देखने ना आए, कोई मुझे हमदर्दी जताने ना आए। और इसी माध्यम से, अब यहाँ पर ये पाठ तो खत्म हुआ है, इसी माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आप हमदर्दी जताने जरूर जाना, परंतु जब भी आप हमदर्दी जताने जाते हो तो जो मरीज है उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसकी मानसिकता, इसका विचार जरूर करना, इसके बारे में जरूर सोचना और उसे तकलीफ ना हो, इस तरह से वहां पर आप जाना और उसके बारे में अच्छी तरह से पूछना या उसकी देखभाल करना। ठीक है, इस तरह से इस हास्य के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से समाज की जो कुछ गलतियां हैं वह दिखाने की कोशिश इस पाठ में की है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए, अब इस पाठ में हमने कुछ कठिन शब्द देखे थे, जैसे फिक्र या हमदर्दी, एहसान, एहसान यानी कृतज्ञता, औंधा, उल्टा, और 2 मुहावरे भी इसमें दिए गए हैं, जैसे टांग अड़ाना, कांप उठना, है ना। तो ये तो आपको पुस्तक में दिए गए हैं, और कुछ शब्द तो आपने लिखे होंगे जब मैंने पढ़ाया था, तब पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको उन शब्दों के अर्थ बताए थे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो गृह कार्य के लिए एक ही प्रश्न आपको सिर्फ मैं बताऊंगी जो आपको लिखना है। देखिए अगला जो पन्ना है यह 14, पृष्ठ क्रमांक 14 यानी 14th पेज पर पहला भाषा बिंदु में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। आप जानते हो कि पहले हमने संज्ञा पढ़ी है और इसके लिए यह गृह कार्य आपको दिया गया है, जिसमें 10 वाक्य आपको दिए हैं और 10 वाक्यों में आपको संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है यानी अंडरलाइन करना है और उनके भेद लिखने हैं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको पहला वाक्य बताती हूँ। पहला है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। अब इसमें सोनाबाई और बच्चों यह 2 संज्ञा शब्द है, तो कहिए कौन से शब्द हुए, यह कौन सी संज्ञा हुई, सोनाबाई, यह
व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है। और बच्चों यह सारे बच्चों के लिए यानी एक वर्ग के लिए इस्तेमाल में आता है और इसलिए वह हुई जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से आपको यह जो प्रश्न दिया गया है उसमें से संज्ञा शब्द को ढूंढना है और उनके अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो आप यह गृह कार्य अपने हिंदी की बुक में जरूर करोगे, यह मुझे आशा है ना। तो बच्चों ठीक है, ये पाठ खत्म हुआ है। अब तक हमने 3 पाठ पढ़े हैं, जैसे पहली कविता, दूसरा और तीसरा पाठ। इसमें कोई कठिनाई हो तो जब हम मिलेंगे तो उसके बारे में जरूर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।